हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ को भी कवर कर दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे के 2 से 3 वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने इंडियन पॉलिटी को भी कवर कर दिया है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को भी कवर कर दिया है, जो कि आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को भी मैंने डाल रखा है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझते हैं, यानी लेखांकन समीकरण को। लेखांकन के द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्वों के बराबर होती है। व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा कुल दायित्वों के बराबर होती है। इसी कथन की गणितीय अभिव्यक्ति ही लेखांकन समीकरण कहलाती है। लेखांकन समीकरण को आर्थिक चिट्ठा समीकरण भी कहा जाता है। इस समीकरण का जो बायां पक्ष होता है वो संपत्तियों यानी नाम, और दायां पक्ष दायित्वों और स्वामित्व समता यानी जमा को अभिव्यक्त करता है। लेखांकन समीकरण एक विवरण है जो कि संपत्तियों और कुल देयताओं की समानता को दिखाता है। कुल देयताओं में दायित्वों और पूंजी को शामिल किया जाता है। दायित्व और पूंजी मिलाकर के कुल देयताओं के बराबर होती है। तो आइए हम इक्वेशंस के जरिए यानी समीकरण के जरिए समझते हैं। यह है लेखांकन समीकरण के स्वरूप। संपत्तियां माइनस दायित्व माइनस पूंजी बराबर होती है 0 के। संपत्तियां बराबर होता है दायित्व और पूंजी के योग के, और कुल देयताएं में दायित्व और पूंजी शामिल होता है, यानी संपत्तियां क्या हो जाएगी, कुल देयताएं हो जाएगी। संपत्तियां कुल देयताएं के बराबर हो जाएगी। दायित्व इक्वल टू होता है संपत्ति में से पूंजी निकाल देंगे तो दायित्व के बराबर हो जाएगा, और पूंजी बराबर होती है संपत्तियां माइनस दायित्व। ये है लेखांकन समीकरण के स्वरूप। अब हम लेखांकन समीकरण पर आधारित कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। इसी फॉर्मूलाज के जरिए आप न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। संपत्तियां बराबर होती है दायित्व प्लस पूंजी। दायित्व बराबर होता है संपत्तियां माइनस पूंजी। पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व। अंतिम पूंजी इक्वल टू अंतिम संपत्तियां माइनस अंतिम दायित्व। अंतिम पूंजी इक्वल टू अंतिम रहतिया प्लस लाभ आय पे माइनस व्यय हानियां माइनस आहरण। आहरण इक्वल टू होता है प्रारंभिक पूंजी प्लस अतिरिक्त पूंजी प्लस लाभ आय माइनस व्यय हानियां माइनस अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी इक्वल टू होता है अंतिम पूंजी प्लस अंतिम संपत्तियां बराबर होती है अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व। अंतिम पूंजी और अंतिम दायित्व का योग अंतिम संपत्तियां के बराबर होती है। अंतिम संपत्तियां बराबर होती है अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व प्लस लाभ व्यय माइनस व्यय हानियां। लाभ बराबर होता है आगम माइनस व्यय। लाभ प्रति आय बराबर होती है अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। कुल समता बराबर होती है स्वामित्व समता प्लस आगम प्लस दायित्व माइनस व्यय। तो ये है लेखांकन समीकरण के कुछ फॉर्मूलाज। अब इसी फॉर्मूलाज पे अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लेखांकन समीकरण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यवसाय की पूंजी 3 लाख है और बाहरी दायित्व 1,20,000 है तो व्यवसाय की कुल संपत्ति क्या होगी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। यहाँ पे आपको कैपिटल दिख रहा है, पूंजी दिया हुआ है और साथ ही दायित्व दिया हुआ है, और संपत्तियाँ पूछ रही है, एसेट पूछ रहा है। तो 3 लाख और 1,20,000 को जोड़ देंगे तो संपत्तियाँ निकल आएगा 4,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2014 को व्यवसाय की संपत्तियाँ 5 लाख रुपए है और बाह्य दायित्व 2,40,000 रुपए है। वर्ष के दौरान स्वामी ने 40,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 80,000 रुपए आहरण किया। वर्ष के दौरान फर्म को 42,000 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए सबसे पहले हमें अंतिम पूंजी निकालना होगा। अंतिम पूंजी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अंतिम संपत्तियां माइनस अंतिम दायित्व। यहाँ पे अंतिम संपत्तियां 5 लाख रुपए दिया है और अंतिम दायित्व 2,40,000। अंतिम संपत्ति में से अंतिम दायित्व को निकाल देंगे तो 2,60,000 रुपए आ जाएगा। अब हम प्रारंभिक पूंजी निकाल सकते हैं। प्रारंभिक पूंजी बराबर होता है अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस लाभ। तो अंतिम पूंजी अभी 2,60,000 निकाला आपने, आहरण है 80,000 और अतिरिक्त पूंजी है 40,000 माइनस 40,000, लाभ हुआ है 42,000 का। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 2,58,000। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है।
1 जनवरी 2017 को राम ने 1,20,000 लागत से एक व्यापार शुरू किया और बैंक से 40,000 का ऋण भी लिया। 31 दिसंबर 2017 को उसकी संपत्तियां 2,40,000 रुपये और बैंक ऋण के अतिरिक्त व्यापारिक लेन देन 12,000 रुपये थे। 31 दिसंबर 2017 को उसकी पूंजी और वर्ष भर कमाए गए लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अंतिम पूंजी निकालेंगे, यानी अंतिम संपत्तियां माइनस अंतिम दायित्व। अंतिम संपत्तियां कितना है? 2,40,000। अंतिम दायित्व क्या होता है? अंतिम दायित्व हो जाएगा जो व्यापार से बैंक से जो ऋण लिया वो, इसके बाद बैंक ऋण के अतिरिक्त व्यापार के लेन देन यानी 12,000। 40,000 और 12,000 दोनों को ऐड कर देंगे तो अंतिम दायित्व हो जाएगा यानी 52,000। तो अंतिम संपत्तियां माइनस 52,000 को ऐड कर देंगे 1,88,000। तो अब निकालेंगे लाभ। लाभ इक्वल टू अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। अंतिम पूंजी 1,88,000 और प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 1,20,000। बस दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं रोजनामचा डेबिट और क्रेडिट के नियम। लेखांकन के दृष्टिकोण से हम पुस्तपालन को कई सारे बहियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्मारक बही, लोग बुक, रद्दी बही या रफ बही यानी मेमोरेंडम बुक, जनरल यानी रोजनामचा और लेजर यानी खाता बही। सबसे पहले हम मेमोरेंडम बुक के बारे में समझेंगे, यानी स्मारक बही क्या होता है। स्मारक बही किसी भी लेन देन, व्यवसाय, व्यवहार, क्रय विक्रय की प्रथम बही होती है। इसे लिखने के लिए किसी भी विशेष नियम या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक सामान्य व साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। इसी बही के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन किया जाता है। इस बही में लेन देनों को लिखने से भूलने का डर नहीं होता है। कोई भी अंकेक्षक इसी बही को आधार मान करके अपने द्वारा किए गए अंकेक्षण की सत्यता को परखता है। ये बही बड़े व्यापारिक संस्थानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हम रोजनामचा यानी जनरल के बारे में समझते हैं। रोजनामचा को अंग्रेजी में जनरल कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जौर शब्द से हुई है। जौर का अर्थ सामान्यतः डायरी या फिर दिन होता है। कुछ विद्वानों ने ये मत दिया है कि इसकी उत्पत्ति डायरना शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ प्रतिदिन होता है। प्रत्येक लेन देन, व्यवहार और घटनाओं का प्रतिदिन लेखा करना। हिसाब लिखने की मूल, तो आइए कुछ लोगों रोलैंड के हिसाब से समझ लेते हैं ये क्या होता है। हिसाब लिखने की मूल पुस्तक रोजनामचा है। इसका नाम फ्रांसीसी शब्द जौर से बना है, जिसका अर्थ है डे बुक, डायरी या लॉग बुक। इसमें व्यापारी के प्रतिदिन के सौदे की पूर्ण सूची लिखी जाती है। रोजनामचे में लेखा करने की क्रिया को रोजनाम चक्रण कहा जाता है। इसमें लेखे इस प्रकार से किए जाते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट किया गया है। इसी पुस्तक से खाता बही में विभिन्न खाते बनाए जाते हैं। ये रोलैंड का मत है। इसी प्रकार कार्टर का मत है, रोजनामचा या दैनिक अभिलेख प्राथमिक प्रविष्टियों की वो पुस्तक है जिसमें स्मरण बही या रद्दी बही से तिथिवार लेन देनों को लिखा जाता है। प्रविष्टियों को लिखते समय नाम यानी डेबिट और जमा यानी क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में खाता बही में सही खतौनी करने में सुविधा हो। कीलर के अनुसार रोजनामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है और जो सभी व्यवहारों को संगठित रूप से तिथि के क्रम में एक स्थान प्रस्तुत करता है। रोजनामचा के उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के लेन देनों की जानकारी, अशुद्धियों की न्यूनतम संभावना रखना, खतौनी बनाने में सहायक होना, किसी प्रकार की आंतरिक जांच में सहायक, विवादों के निपटारे में सहायक, खाता बही बनाने में सहायक, लेन देनों का सही मिलान करना और अभिलेखन कार्य करने में सहायक। रोजनामचा करते समय स्मरणीय बातें क्या हैं? क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सर्वप्रथम ये पता लगाना चाहिए कि कौन से दो खाते प्रभावित होते हैं और किस खाते को नाम और किस खाते को जमा किया जाएगा। वास्तविक और नाम मात्र खातों के साथ अकाउंट को अकाउंट लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन व्यक्तिगत खाते के अंत में ये अकाउंट इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। यदि इस तरीके से लिखा जाता है तो नाम के अंत में एस लगाना चाहिए, जैसे राम्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रुपीज़ स्थान पर इस तरीके के आर का लिखना चाहिए, इस तरीके से र लिखना चाहिए रुपीज़ के जगह पे।
विवरण में स्तंभ की प्रथम पंक्ति के बिल्कुल सिरे से डेबिट खाते का नाम लिखने के कुछ बाद DR लिखना चाहिए, डेबिट रिकॉर्ड। प्रविष्टि के बाद लकीर खींच करके दूसरे व्यवहार की प्रविष्टि करनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट के सामने राशि लिखनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट करते समय दोनों राशियां एक समान होनी चाहिए। जिन लेन देनों में क्रेता और विक्रेता का नाम ना दिया हो वहां पे नगद यानी कैश से प्रविष्टि की जाती है, जैसे फर्नीचर खरीदा, ब्याज पाया। नगद छूट का लेखा अनिवार्य है, अपितु व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं किया जाता है। कभी कभी क्रय और विक्रय की स्थिति में संबंधित पक्ष का नाम दिया रहता हो तो उसे डेबिटर और क्रेडिटर्स के अंतर्गत लिखा होना चाहिए। क्रय खाता यानी परचेस अकाउंट में व्यापार के लिए माल खरीदने पर क्रय खाता डेबिट होगा। विक्रय अकाउंट में यानी सेल अकाउंट में व्यापार के द्वारा माल बेचने पर विक्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। क्रय वापसी खाता में माल की वापसी पर क्रय वापसी खाता डेबिट होगा। विक्रय वापसी खाता में यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट में ग्राहक के द्वारा माल की वापसी पर विक्रय खाता डेबिट होगा। और अंतिम रहतिया खाता में यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में वर्ष के अंत में बचे हुए माल के लिए अंतिम रहतिया खाता क्रेडिट और क्रय खाता डेबिट होगा। आगे हम छूट, व्यापारिक और नगद छूट के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं छूट के बारे में। तो विक्रेता द्वारा क्रेता वस्तुओं को खरीदते समय दी जाने वाली मूल्य से संबंधित रियायत छूट कहलाती है। ये छूट दो तरह की होती है, व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट और नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। एक एक करके इन दोनों छूट को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक छूट के बारे में। तो विक्रेता द्वारा स्वतः ही क्रेता को माल के अंकित मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत से दी गई छूट को व्यापारिक छूट कहा जाता है। व्यापारिक छूट बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू छूट की प्रतिशत दर अपॉन 100। नगद छूट। नगद छूट विक्रेता और क्रेता को नगद भुगतान या एक निश्चित समय के अंदर भुगतान करने के कारण दी जाने वाली छूट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट होता है जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में से माइनस व्यापारिक छूट इंटू नगद छूट की प्रतिशत दर अपॉन 100, ये होता है कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला। आगे हम व्यापारिक लेन देन का स्पष्टीकरण सहित जनरल देखने वाले हैं। रोजना मच्चा को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो किस प्रकार से जनरल एंट्री होगी। यदि 30,000 रुपये से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें दो खातों का सृजन हुआ। एक तो रोकड़ यानी कैश जो कि वास्तविक खाता है, और दूसरा पूंजी है जो कि व्यक्तिगत खाता है। व्यापार के स्वामी के नाम से कोई भी खाता नहीं होता है, बल्कि पूंजी खाते को व्यक्तिगत खाता माना जाता है। वास्तविक खाते के अनुसार कैश व्यापार में आया है तो डेबिट होगा, जबकि व्यक्ति खाते में पूंजी प्रदान की गई है तो जनरल एंट्री होगी किस प्रकार से, ऐसे होगी। तो पार्टिकुलर क्या है, कैश अकाउंट है, नगद में है, कैश अकाउंट कितना है 30,000 है, डेबिट रिकॉर्ड 30,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड होगा 30,000। तो ये है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इस प्रकार से जनरल एंट्री होगी। पूंजी पर ब्याज से पूंजी पर यदि ब्याज लिया जाएगा तो किस प्रकार से एंट्री होगी। व्यवसाय के स्वामी द्वारा पूंजी पर ब्याज लेना नाम मात्र खाता और पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता माना जाता है। पूंजी पर ब्याज देना व्यापार के लिए खर्च माना जाता है तो ये डेबिट होगा और पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो ये पार्टिकुलर आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा कितने पे 1,500 रुपये, और टू कैपिटल अकाउंट कितना होंगे क्रेडिट रिकॉर्ड 1,500 रुपये। तो ये है बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। इस प्रकार से ये फॉर्मेट होगा, उसका एंट्री इस प्रकार से होगी। इसी तरीके से यदि आंध्रा बैंक से ऋण लिया जाएगा तो कैसे एंट्री होगी, 45,000 ऋण लेंगे यानी लोन टेकन फ्रॉम आंध्र प्रदेश। किसी बैंक से ऋण लेने की स्थिति में दो खाते होते हैं, एक बैंक खाता और दूसरा बैंक ऋण खाता। वास्तविक खाता और व्यक्तिगत खाता, इसी के अनुरूप जनरल एंट्री होगी। तो ये है पार्टिकुलर बैंक अकाउंट है। यहाँ पे जो होता है ये है लेजर फोलियो। तो यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड कितने हैं 45,000 रुपये, और आंध्रा बैंक लोन अकाउंट कितने हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड कितना हो जाएगा 45,000 रुपये। तो ये है बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक।
इसी तरीके से मोहन से माल उधार खरीदा 12,000 रुपये, यानी परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। इस विवरण में दो खाते होंगे, क्रय खाता और व्यक्तिगत खाता। एक खाता वास्तविक और दूसरा खाता व्यक्तिगत होगा। इस लेन देन में मोहन देने वाला है, क्रेडिट होगा, और व्यापार में माल यानी गुड्स आया है तो परचेस डेबिट होगा। तो इस तरीके से एंट्री होगी, ये है फॉर्मेट होगा। परचेस अकाउंट कितना है, डेबिट रिकॉर्ड 12,000 रुपये, और मोहन के अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, 12,000 रुपये। तो इस तरीके से बीइंग गुड परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। राम को ऋण दिया, कितना, 30,000 रुपये। इस लेन देन में दो खाते हैं, व्यक्तिगत खाता राम का खाता है और वास्तविक खाता कैश खाता है, कैश अकाउंट है। राम पाने वाला होगा डेबिट रिकॉर्ड, और व्यापार से रोकड़ गया तो रोकड़ खाता होगा क्रेडिट रिकॉर्ड। ये रोकड़ खाता क्रेडिट रिकॉर्ड होगा और पाने वाला जो है ये डेबिट रिकॉर्ड है। राम लोन अकाउंट 30,000 और रोकड़ खाता कितना है, क्रेडिट रिकॉर्ड 30,000। ये है बीइंग लोन गिवन टू राम। ऋण पर ब्याज दिया, यदि ऋण पर ब्याज देना है तो ये है 1,400 रुपये। इस तरह के लेन देन में व्यापार में ऋण पर ब्याज देना पड़ता है। इस स्थिति में दो खाते, ऋण पर ब्याज खाता और ऋण खाता, एक खाता नाम मात्र खाता है। इस स्थिति में दो खाते ऋण पर ब्याज खाता और ऋण खाता, एक खाता नाम मात्र खाता है, और दूसरा खाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। दूसरा जो खाता है वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। इस लेन देन की जर्नल एंट्री होगी, पार्टिकुलर कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड 1,400 और क्रेडिट रिकॉर्ड 1,400। इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। AB स्टॉल से 472 का पार्सल मंगवाया है और इसके लिए 30 टेम्पो भाड़ा दिया है, 30 रुपये, 30 टेम्पो। इस लेन देन में तीन खाते, क्रय खाता, भाड़ा खाता और रोकड़ खाता है। क्रय खाता वास्तविक खाता, भाड़ा खाता नाम मात्र खाता और रोकड़ खाता वास्तविक खाता है। इन्हीं तीनों खातों के नियमों के अंतर्गत जनरल एंट्री होगी, प्रविष्टि होगी। इस तरीके से प्रविष्टि होगी, ठीक है। परचेज अकाउंट कितना परचेज है, 442 है, ये है डेबिट रिकॉर्ड, और कार्टेज है कितना, 30। तो कैश कितना हो जाएगा, कैश अकाउंट 502। तो ये है इसका जनरल एंट्री, इस तरीके से एंट्री होगी। अगला, श्याम को उधार माल बेचा 4,000। तो इस तरीके के लेन देन में श्याम को उधार माल बेचा, तो इस तरीके के लेन देन में श्याम पाने वाला व्यक्ति है और माल जाने वाला वस्तु होगी। तो इस परिस्थिति में एक खाता व्यक्तिगत और दूसरा खाता वास्तविक होगा। इन्हीं नियमों के आधार पर जो जनरल एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। पार्टिकुलर है क्या, श्याम के नाम पे है तो डेबिटर कौन होगा, श्याम होगा 4,000, और सेल्स अकाउंट कितने हो जाएंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड 4,000। तो इस प्रकार से इस तरीके से एंट्री होगी। इसी प्रकार अंजू ने विपिन को उधार माल बेचा। इस तरह के लेन देन में दोनों खाते व्यक्तिगत होंगे और इन्हीं नियमों के अंतर्गत जनरल एंट्री होगी। एक पक्ष पाने वाला और दूसरा पक्ष देने वाला होगा। तो विपिन का जो है वो डेबिटर है, कितना, 6500 रुपये है, और अंजू जो है वो क्रेडिटर होगी, तो उसका 6500 इधर है। तो इस तरीके से बीइंग अंजू सोल्ड गुड्स टू विपिन। मशीन लगाने पर व्यय किया, तो इस तरह के लेन देन में मशीन लगाने पर जो व्यय हुआ है उसकी प्रविष्टि मशीन खाते के अंतर्गत की जाएगी, क्योंकि मशीन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए व्यय किया गया है। इसी आधार पर दोनों खाते वास्तविक होंगे और इनकी प्रविष्टि इस तरीके से इनका जनरल एंट्री होगी। एक्सपेंसेस कितना है, डेबिटर 2500 और कैश अकाउंट 2500। तो ये होगा बीइंग एक्सपेंसेस मेड टू इंस्टॉलेशन। इसी तरीके से मशीनरी पर हरास लगाया यदि 3200, तो इस तरीके के व्यापार में हरास लगाने से संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। तो भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि पर लगाए जाने वाला हरास एक प्रकार का खर्चा है और नाम मात्र खाता है। मशीनरी एक वास्तविक खाता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत इनकी प्रविष्टि की जाती है। तो इस प्रकार से इसकी प्रविष्टि की जाएगी। डिप्रिशिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट रिकॉर्ड होगा 3200 और मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट रिकॉर्ड होगा 3200। तो ये फॉर्मेट होगा बीइंग डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी।
इसी प्रकार से यदि अग्नि से माल नष्ट होगा तो इस तरीके से कभी कभी आग लग जाने से माल नष्ट हो जाता है, तो इस परिस्थिति में एक खाता नाम मात्र और दूसरा खाता वास्तविक होगा। इन्हीं नियमों के अंतर्गत इसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो नियम आपने पढ़ लिया, अब किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। इस तरीके से पार्टिकुलर है, लॉस बाय फायर, आग के जरिए लॉस हुआ है, तो कितना डेबिट रिकॉर्ड होगा 1600, और परचेस कितना होगा 1600, तो ये होगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। दैनिक जागरण समाचार पत्र में विज्ञापन हेतु भुगतान किया, तो इस तरह के लेन देन में विज्ञापन व्यापार के लिए खर्चा होगा, अतः ये एक नाम मात्र खाता है, और दूसरा रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत इसकी एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना है, डेबिट रिकॉर्ड होगा 4000 रुपये, और कैश यहाँ पे होगा क्रेडिट रिकॉर्ड 4000 रुपये। तो ये है बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड टू दैनिक जागरण। इसी तरीके से यदि बैंक द्वारा हमारे निवेश पर लाभांश वसूल किया कितना 14000 रुपये, तो इस तरीके के लेन देन में कौन सा नियम यूज होगा। दो खाते होंगे, बैंक खाता और लाभांश खाता। बैंक खाता निवेश पर लाभांश वसूलने से बैंक में नगद बढ़ जाता है, कैश बढ़ जाता है, तो इस परिस्थिति में दो खाते होंगे, एक व्यक्तिगत खाता और दूसरा नाम मात्र खाता। इन्हीं नियमों के आधार पर हम इनकी एंट्री करेंगे। बैंक खाता और नाम मात्र खाता। बैंक अकाउंट कितना है, डेबिट रिकॉर्ड 14000 रुपये, और टू डिवाइडेड क्रेडिट रिकॉर्ड 14000 रुपये, तो ये है बीइंग डिवाइडेड कलेक्टेड बाय बैंक। इसी तरीके से यदि किराया पाया 3500, तो इस लेन देन में दो खाते होंगे, एक तो व्यक्तिगत खाता होगा और दूसरा नाम मात्र खाता होगा। इन्हीं नियमों के अंतर्गत हम इसका एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा 3500, और रेंट जो रिसीव होगा वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा 3500, तो इस तरीके से बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर कैश। रमेश को 30,000 का ऋणी और दिवालिया घोषित किया गया और उसकी संपत्ति से 5,000 वसूल हुए, तो इस तरीके के लेन देन में तीन खाते होंगे, रोकड़ खाता, अप्राप्य ऋण खाता और रमेश का खाता। इन्हीं खातों के नियमों के अंतर्गत हम इसकी एंट्री करेंगे। पार्टिकुलर आप देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा 500 रुपये, और बैड डेबिट होगा 25,000 रुपये, ठीक है, और रमेश का कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो ये है बीइंग रमेश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड कैश रिसीव्ड। इसी तरीके से नवीन को 20,000 के स्थान पर पूर्ण भुगतान में 18,000 दिए गए, तो इस तरह के लेन देन में तीन खाते होंगे, नवीन का खाता, नगद खाता और छूट खाता। नवीन खाता व्यक्तिगत खाता, नगद खाता और एक वास्तविक खाता, और छूट खाता नाम मात्र खाता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत हम इसकी एंट्री करेंगे। नवीन का अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 20,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा 18,000 रुपये, और डिस्काउंट कितना होगा 2,000 रुपये डिस्काउंट होंगे, तो ये है बीइंग कैश पेड टू नवीन विथ डिस्काउंट। अगला जो नियम है वो है 15 मई 2010 को 400 किराया, 300 ब्याज और 800 कमीशन मिला। इस लेन देन में चार खाते, नगद खाता, भाड़ा खाता, ब्याज खाता और कमीशन खाता है। नगद खाता एक वास्तविक खाता है, जबकि अन्य सभी नाम मात्र खाते हैं। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। कैश अकाउंट 1500 डेबिट रिकॉर्ड होगा, रेंट 400 क्रेडिट रिकॉर्ड, और इसमें ये 15 मई 2000 यहाँ पे डेट जो दिया है, डेट भी मेंशन कर देंगे। टू इंटरेस्ट कितना मिला, क्रेडिट रिकॉर्ड 300 रुपये, और कमीशन अकाउंट 800 रुपये। तो इस तरीके से बीइंग रेंट इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड होगा। अब आगे जैसे यहाँ पे दिया है, उदाहरण के लिए निम्नलिखित लेन देनों की प्रविष्टि रोजना वचा में कीजिए, जनरल में कीजिए। 4 मार्च 2016 व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया 50,000 रुपये में। 8 मार्च को रामानंद से उधार माल खरीदा 10,000 रुपये में। 16 मार्च को बैंक में जमा किया 15,000 रुपये, और 6 मार्च को किराया दिया 8,000 रुपये। तो इन द बुक ऑफ ABC एंड को, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, पार्टिकुलर होगा, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड, यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड। 4 मार्च को कितना किया, इस तरीके से ये फॉर्मेट देख लीजिए। 4 मार्च 2016 को 50,000 रुपये डेबिट हुआ, तो
कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट पूंजी, कुल पूंजी हो जाएगा 50,000 रुपये। तो ये है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। 8 मार्च 2016 को डेबिट हुआ 10,000 रुपये और रिमांडेड अकाउंट 10,000। तो ये है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामानंद। 16 मार्च 2016 को बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड है 15,000 और कैश अकाउंट 15,000 रुपये, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और 6 अप्रैल 2016 को रेंट जमा हुआ, डेबिट रिकॉर्ड डेबिटर है 8,000 रुपये और क्रेडिट रिकॉर्ड कैश में 8,000 रुपये। तो ये है बीइंग रेंट पेड, इस तरीके से रेंट पेड होगा। इसी प्रकार से विनायक इंटरप्राइजेस के व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि कीजिए। ऐसे दिया होगा और आपको लेखा पुस्तक में प्रविष्टि करनी होगी इस प्रकार से। क्या दिया हुआ है, 2015 में 1 अप्रैल को पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया 50,000 में, 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में खाता खोला 10,000 में, 5 अप्रैल को राम से नगद माल क्रय किया 20,000 रुपये, 8 अप्रैल को महाजन को माल वापस किया 14,000 रुपये का, 9 अप्रैल को लक्ष्मण ट्रेड्स को उधार माल बेचा 30,000 में और 10 अप्रैल को भाड़ा दिया 14,000 रुपये। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल 2005 को कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड अमाउंट है 50,000 रुपये और टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये क्रेडिट रिकॉर्ड। और तीसरा आंध्रा बैंक में डेबिट रिकॉर्ड 10,000 रुपये और क्रेडिट रिकॉर्ड 10,000 रुपये है। तो ये है बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। और 5 को परचेज होगा, परचेज अकाउंट है 20,000 रुपये और कैश अकाउंट 20,000 रुपये, क्रेडिट रिकॉर्ड और डेबिट रिकॉर्ड 20,000 रुपये, ये परचेज होगा। महाजन अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 40,000 और क्रेडिट 14,000। इसी तरीके से 9 को लक्ष्मण ट्रेड्स टू सेल्स, लक्ष्मण सेल्स ट्रेड जो है डेबिट करेगा, डेबिटर है 30,000 और सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा, क्रेडिट रिकॉर्ड 30,000। ये है बीइंग गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण ट्रेड्स। कैरियज अकाउंट 14,000 डेबिट रिकॉर्ड और कैश अमाउंट 14,000 रुपये, बीइंग कैरेज पेड। अभिषेक की पुस्तकों में कुछ निम्नलिखित लेन देनों का स्पष्टीकरण सहित रोजना मचा प्रविष्टियां कीजिए। किराया नगद दिया है 1,000 रुपये, स्वामी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल निकाला है 5,000 रुपये का, रामसंस से मशीन का उधार क्रय 10,000 रुपये और 1,00,000 रुपये पुस्तकीय मूल्य की मोटर कार को 10% वार्षिक दर से हरास हुआ। तो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ अभिषेक इंटरप्राइजेज इस तरीके से एंट्री होगी। यहाँ पे डेट मेंशन होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड, यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। रेंट अकाउंट है, कितना डेबिट रिकॉर्ड है 1,000 रुपये और कैश होगा 1,000 रुपये। ड्राइंग में 5,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट 5,000 रुपये। इसी तरीके से मशीनरी में और डिप्रिशिएशन में। अली की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजना मचा प्रविष्टियां कीजिए। इस तरीके से आपको दिया होगा, आयकर दिया है 3,000, पूंजी पर ब्याज 300, 500 रुपये मूल्य का माल दान में दिया। तो इस तरीके से इन दी बुक्स ऑफ अली एंट्री किस प्रकार से एंट्री होगी। यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर मेंशन करेंगे। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट ₹3,000 अमाउंट और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड 300 अमाउंट होंगे। तो ये है बीइंग इनकम टैक्स पेड फॉर प्रोप्रिएटर। और ड्राइंग्स अकाउंट 3,000 रुपये डेबिट रिकॉर्ड है और इनकम टैक्स कितना लगेगा, क्रेडिट रिकॉर्ड 3,000 रुपये, बीइंग इनकम टैक्स एडजस्ट एज ड्राइंग। इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में 300 रुपये डेबिट रिकॉर्ड और 300 रुपये कैपिटल होगा इसका। चैरिटी में कितना डेबिट होगा 500 और क्रेडिट होगा, परचेज कितना होगा 500। तो बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ग्रैंड टोटल हो जाएंगे डेबिट रिकॉर्ड 3,800 और क्रेडिट रिकॉर्ड 3,800। तो एक नोट है, आयकर भुगतान के लिए 2 प्रविष्टियां की जाती हैं, मिश्रित प्रविष्टियां। इसमें निम्नलिखित लेन देनों की रोजना मचा प्रविष्टियां कीजिए। रमेश सिंह से
20,000 नगद, 25,000 बैंक शेष और 21,000 रुपये मशीनरी और 70,000 के माल से व्यापार आरंभ किया। इसमें मजदूरी का भुगतान किया 6,000 रुपये में, डाक व्यय दिया 200, विज्ञापन व्यय दिया 1,800 रुपये, व्यक्तिगत आहरण का प्रयोग किया बैंक 2,000 रुपये, माल 3,000 रुपये, नगद 1,000 रुपये में। नगद माल खरीदा 3,000 में, मोहन ब्रदर्स से खरीदा 1,500 में और सिंह ट्रेडर से खरीदा 1,500 में। तो इस प्रकार से इस बुक में रमेश सिंह की एंट्री होगी। यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे पार्टिकुलर होगा और यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। कैश अकाउंट कितना डेबिट हुआ 20,000 रुपये, बैंक में 25,000 रुपये, मशीनरी में डेबिट रिकॉर्ड 21,000 रुपये, परचेज हुआ 70,000 रुपये। तो टोटल टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएंगे क्रेडिट रिकॉर्ड 1,36,000। ये है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक, मशीनरी, परचेज। इसके बाद वेजेस, डेबिट रिकॉर्ड 6,000, 200, पोस्टेज 200, एडवर्टाइजमेंट में 1,800। तो कैश कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। ये है बीइंग वेजेस, पोस्टेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ड्राइंग, डेबिट 600, कैश 1,000, परचेज 3,000, बैंक 2,000। बीइंग कैश एंड गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूजेस। इसी प्रकार से परचेज अकाउंट 6,000 रुपये डेबिट रिकॉर्ड, कैश अकाउंट 3,000 क्रेडिट रिकॉर्ड। मोहन ब्रदर्स के लिए क्रेडिट होगा 1,500 रुपये और 1,500 सिंह ट्रेडर्स को। ये है बीइंग गुड परचेस्ड बाय मोहन ब्रदर एंड सिंह ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद आगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रोजना मचा एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है रोजना मचा? रोजना मचा एक प्रारंभिक अभिलेखों की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजना मचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोजनाम चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट, रोहन को किया गया नगद विक्रय डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोकड़ खाता में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चौथा, किसी के द्वारा चुराए गए माल की प्रविष्टि होगी क्रय खाता जमा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रय खाता जमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदत्त व्यय की प्रकृति होती है। सही जवाब होगा अवास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी को वेतन दिया। सही जवाब होगा वेतन खाता नाम, रोकड़ खाता जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए नाम होता है आहरण खाता। सही जवाब होगा आहरण खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत खाता का संबंध किससे है? ग्राहकों और लेनदारों से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रोजना मचा में कितने खाने होती हैं? रोजना मचा में 5 खाने होती हैं। सही जवाब होगा 5 खाता। नेक्स्ट, रोजना मचा लेखा इनके लिए किया जाता है। किनके लिए किया जाता है? दोनों के लिए। रोजना मचा लेखा दोनों के लिए किया जाता है, व्यापारिक बट्टा के लिए भी और नगद बट्टा के लिए भी। नेक्स्ट, रोजना मचा के बही पृष्ठ संख्या स्तंभ का प्रयोग। सही जवाब होगा संबंधित खातों की खाता बही में पृष्ठ संख्या जानने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नगद और 8 लाख रुपए 30 दिनों के लिए उधार पर खरीदा गया। उसकी रोजना मचा की प्रविष्टि के लिए तो सही जवाब होगा संयंत्र खाते को 10 लाख से नाम और रोकड़ खाते को 2 लाख और लेनदार खाते को 8 लाख से जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोजना मचे से प्रविष्टि की जाती है तो इसका सही जवाब होगा जिस खाते को नाम करना हो उसको पहले लिखा जाता है। रोजना मचे में प्रविष्टि की जाती है, जिस खाते को नाम करना हो उसको पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बिल के मासिक भुगतान की रोजना मचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे विद्युत बिल खाता नाम और रोकड़ खाता जमा। अगला क्वेश्चन, वेतन की रोजना मचा प्रविष्टि में सम्मिलित होती हैं तो इसमें सही जवाब होगा वेतन खाता जमा और रोकड़ खाता जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? एक खाते के 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट, मशीन की नगद खरीद पर निम्नलिखित में से कौन से खाते को नाम करना चाहिए? रोकड़ खाते को नाम करना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को जमा किया जाना चाहिए।
रोकड़ खाता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म में लेन देनों को रोजनामचा अभिलेख करता है। किसी फर्म में लेन देनों को रोजनामचा अभिलेखित करता है। इसका सही जवाब होगा क्रमानुसार तरीके से, क्रमानुसार तरीके से रोजनामचा में अभिलेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी के द्वारा 1000 मूल्य का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया, उसे जमा किया जाना चाहिए कितने में? क्रय खाता में। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो यही 20 क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझेंगे हम, लेखांकन मानक को। लेखांकन के सैद्धांतिक उधार को लोचपूर्ण बनाने, विवादित लेखा व्यवहारों को विवादहीन बनाने और वित्तीय विवरणों और लेखा प्रविधियों को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से लेखांकन मानक बनाए गए हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में लेखांकन मानक को मान्यता प्रदान की गई थी। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में लेखांकन मानक को मान्यता दी गई है। लेखांकन मानक की मुख्य विशेषताएं हैं, लेखांकन की समरूपता, निश्चितता और सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए विकसित किए गए सिद्धांत एवं नियम लेखांकन मानक होते हैं। ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति यानी IASC की है। अगला, लेखांकन मानक प्रामाणिक विशेषज्ञ लेखांकन संस्था द्वारा जारी किया गया नीति प्रलेख है, जिसका संबंध लेखांकन व्यवहारों और घटनाओं के मापने, उपचार और प्रस्तुतिकरण के विभिन्न पहलुओं से है। ये TP घोष के अनुसार, कोलर के अनुसार लेखांकन मानक रीति रिवाजों, कानून या पेशेवर संस्था द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। लेखांकन मानक की विशेषताएं क्या हैं? लेखांकन मानक प्रयुक्त शब्दावलियों का तर्कसंगत और अर्थपूर्ण प्रयोग बताता है। जैसे लेखांकन मानक लेखांकन के नियमों, नीतियों के व्यवहारों में एक रूपता लाता है, निर्देशात्मक नियमों और उनके प्रयोग की तर्कयुक्त व्याख्या करता है, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाता है। लेखांकन मानक एक तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। इसमें 1 जुलाई 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की कंपनी भारतीय लेखांकन मानक संशोधित नियम 2018 अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित लेखांकन मानक जारी किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लेखांकन मानक जो कि भारतीय लेखांकन मानक संशोधित नियम 2018 अधिसूचना के अनुसार ये जारी किया गया है। इधर क्रम संख्या है, इधर मानक संख्या है, इधर लेखांकन मानक का शीर्षक है। क्रम संख्या 1 मानक संख्या ASI, लेखांकन मानक का शीर्षक है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। मानक संख्या AS2, इसमें लेखांकन मानक का शीर्षक है रहतियों का मूल्यांकन। 2016 में ये संशोधन हुआ था इसमें। इसके बाद क्रम संख्या 3 में मानक संख्या AS3, लेखांकन मानक का शीर्षक है रोकड़ प्रवाह विवरण। मानक संख्या AS4 में लेखांकन मानक का शीर्षक है आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकता और घटनाएं, जिसको कि 2016 में संशोधित किया गया। मानक संख्या 5 में लेखांकन शीर्षक है AS5 में अवधि का शुद्ध लाभ या हानि, अवधि के पूर्व की मदे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। मानक संख्या AS6 में लेखांकन का शीर्षक है ह्रास लेखांकन। मानक संख्या AS7 में शीर्षक है निर्माण संविदा, जिसको 2002 में संशोधित किया गया। मानक संख्या AS8 में लेखांकन शीर्षक है अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन, ये वापस लिया गया और लेखांकन मानक 26 में शामिल किया गया। मानक संख्या AS9 में शीर्षक है राजस्व को मान्यता। AS10 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिसको 2016 में संशोधित किया गया। AS11 में मानक संख्या AS11 में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभावों के लिए लेखांकन, जिसको 2018 में संशोधित किया गया। मानक संख्या AS12 में सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन है। AS13 में शीर्षक है निवेशों के लिए लेखांकन, जिसको 2016 में संशोधित किया गया। AS14 में एकीकरणों के लिए लेखांकन, जिसको 2016 में संशोधित किया गया। मानक संख्या AS15 में
शीर्षक है नियोक्ताओं के लाभ, जिसमें 2005 में संशोधित हुआ ये। AS 16 में शीर्षक है उधार की लागत। मानक संख्या AS 17 में लेखांकन शीर्षक है खंड विवरण प्रतिवेदन। AS 18 में लेखांकन शीर्षक है संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण। AS 19 में पट्टे हैं। AS 20 में अर्जन प्रति अंश। AS 20 में लेखांकन शीर्षक है अर्जन प्रति अंश। मानक संख्या AS 21 में शीर्षक है समेकित वित्तीय विवरण, जिसको 2016 में संशोधित किया गया। AS 22 में आय पर करों का लेखांकन है। AS 23 में समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश हेतु लेखांकन। AS 24 में बंद किए गए ऑपरेशन। AS 25 में अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन है। मानक संख्या AS 26 में लेखांकन शीर्षक है अमूर्त संपत्तियां। AS 27 में लेखांकन शीर्षक है संयुक्त उपक्रमों में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। AS 28 में संपत्तियों की क्षति। AS 29 में मानक संख्या AS 29 में लेखांकन शीर्षक है प्रावधान आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक संपत्तियां, जिसको 2016 में संशोधित किया गया। तो आई होप ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा और ये लास्ट चैप्टर है इसका। अब इसके हम MCQs को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन मानक अनिवार्य है। इसका सही जवाब होगा कंपनी के लिए। लेखांकन मानक कंपनी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्तियों के लिए लेखांकन मानक, सही जवाब होगा लेखांकन मानक 10। लेखांकन शीर्षक जो संपत्तियों के लिए है वो लेखांकन मानक 10 में है। अगला क्वेश्चन ह्रास का लेखांकन किस में है? लेखांकन मानक 6 में। लेखांकन मानक क्या है? लेखांकन मानक एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय है। अगला क्वेश्चन अमूर्त संपत्तियों का प्रस्तुतिकरण, सही जवाब होगा ये लेखांकन मानक 26 में है, अमूर्त संपत्तियों का प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन लेखांकन मानक की प्रकृति है, सही जवाब होगा दोनों, संस्तुतिकारी और अनिवार्य दोनों ही सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखांकन मानक एक रूपता लाते हैं, इसका सही जवाब होगा लेखा बहियों में भी एक रूपता लाते हैं, वित्तीय विवरणों में भी और लेखांकन सिद्धांतों में भी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला रहतिया मूल्यांकन, ये किस लेखा मानक में है? लेखांकन मानक 2 में, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। संपत्तियों की क्षति किस मानक में है? लेखांकन मानक 28 में है। अगला रोकड़ प्रवाह विवरण किस में है? लेखांकन मानक 3 में है। लेखांकन मानक क्या है? लेखांकन मानक विशिष्टकृत लेखांकन सिद्धांत है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या है? आपने अभी पढ़ा, क्या उद्देश्य है? विवादित लेखा व्यवहारों को विवादहीन लेख व्यवहार में बदलना, व्यवसायिक वातावरण के अनुरूप लेखा प्रविधियों को सरल बनाना और वित्तीय विवरणों को सहजता देना। उपयुक्त सभी यानी सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई विशेष लेखांकन किसी तिथि पर और किस प्रकार की संस्था पर लागू होगा, ये तय किया जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखांकन मानक के लाभ क्या हैं? तो इसका सही जवाब होगा लेखांकन मानक के लाभ हैं लेखा व्यवहारों में विवाद को नियंत्रित करना, लेखांकन में लोचशीलता लाना और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में सुधार लाना। ये सारे ही सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्तर पर लेखांकन मानकों को बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति की स्थापना कब हुई है? 1973 में। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है लेखांकन मानक की विषय वस्तु नहीं है। कौन सी विषय वस्तु नहीं है? तो प्रयुक्त शब्दावलियों का तर्कसंगत और अर्थपूर्ण प्रयोग, ये भी विषय वस्तु नहीं है। लेखांकन के नियमों नीतियों आदि में एक रूपता, ये भी नहीं है। और वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाना, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी लेखांकन मानक की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और यहीं से हमारा अकाउंट प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट होता है। इसके 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए और इसके सेकंड वीडियो को भी देखिए। इसके बाद अपलोड होने के बाद मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं।